वेरी गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इनको इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, पर मैं इनको हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगा और आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो जो पहला सवाल है वो है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 4f1 ऑर्बिटल। आपके पास एक ऑर्बिटल दे रखा है जिसका मान क्या है 4f1 एक ऑर्बिटल है। उस ऑर्बिटल के लिए आपको क्वांटम नंबर आपकी क्या होंगी वो निकालनी है और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है आपका वो टिक करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 4 3 प्लस वन या प्लस हाफ क्या है, बेसिकली ये है आपकी एन एल एम और एस की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या, आका द्विगुणसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ये चार क्वांटम संख्याएं आपके पास है। यहाँ पे सबकी कितनी कितनी मान है, चार चार वैल्यू है। तो पहली बात तो हम यहाँ पे एक ये समझेंगे, यहाँ अगर आपके पास इस तरीके का सवाल आए तो n का मान कितना है, यहाँ पे ये जो आगे वाली जो डिजिट होगी, मतलब जो आपका एस पी डी एफ से आगे जो भी लगा हुआ होगा वो किसका मान होता है आपका, वो किसका मान होता है आपका, वो n का मान होता है। तो बेसिकली यहाँ पे n का मान कितना है, चार। n का मान कितना है, चार। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, तो हाइड्रोजन के लिए n का मान क्या है आपका, एक है। मान लीजिए इसी तरीके से आर्गन के लिए, आर्गन के मतलब जो आगे पे जो होगा, आगे पे होगा वो n का मान, तो यहाँ पे n का मान, या अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 3s ऑर्बिटल है तो यहाँ पे n का मान कितना है, 3। मैं आपको कहूं 2p ऑर्बिटल है, n का मान कितना है, 2। अगर मैं आपको कहूं 3d ऑर्बिटल है तो n का मान क्या है, 3। इस तरीके से जो आगे वाला जो मान होगा वो n का मान होगा। n का मान कितना हो गया, 4। अगर आपको एक चीज याद रखनी है, l के मान एक टेबल है, उस टेबल को आप समझ लिए, वैल्यू ऑफ l। अगर l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 3, आपको ये याद रखना है। l की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो s और सब सेल होती है, l की वैल्यू 1 होती है तो वो p होती है, l की वैल्यू 2 पे वो क्या होती है, d होती है, l की वैल्यू 3 पे वो क्या होती है, f होती है। f की वैल्यू, ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट टेबल है। इसी टेबल का आपके पास हर सवाल में इसका यूज होने वाला है। अगर l का मान 0 हो तो वो s होता है, l का मान 1 हो तो वो p, l का मान 2 हो तो d, l का मान 3 हो तो f। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए, यहाँ पे क्या, ये क्या था 4f1, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। n का मान तो आपने निकाल दिया। अब आपके पास क्या है f कब आता है, जब l का मान कितना होता है, 3। तो l का मान कितना है यहाँ पे, 3। यहाँ पे l का मान क्या है, 3। अगर इन ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ पे l का मान कितना होगा, देखो p के लिए l का मान क्या है यहाँ पे 1, l का मान कितना है 1 इस ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पे अगर मुझे l का मान निकालना होगा s के लिए तो l का मान 0 क्योंकि इस टेबल में है। d के लिए l का मान कितना हो जाएगा, 2। तो आप यहाँ पे, आपने इधर सवाल कर रहा हूं मैं, इधर भी मैंने और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं जैसे 2p के लिए l का मान क्या होगा, p है, p मतलब l का मान 1 है तो l की जगह मैंने 1 रखा। या 3s में l का मान क्या है, 0, क्योंकि s के लिए l का मान क्या होता है, 0। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया है, n और l का मान आ गया। अब देखो, अब ऑप्शन कट जा रहे हैं आपका, ये वाला यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, कभी भी n और l का मान सेम नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो गया मेरा। n का मान यहाँ पे क्या है आपका 4 है, जबकि यहाँ पे क्या है 3, ये वाला ऑप्शन भी गया मेरे पास। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 3 4 3। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फिर अभी कभी भी आपका n का जो मान होगा, n का मान, अब मुझे m का मान चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास किसके मान आए, आई हैव ऑब्टेन वैल्यू ऑफ l का मान आ गया है। अब मुझे किसका मान चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, मुझे m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू कैसे आती है, 2l+1। m की वैल्यू कहां से आती है, 2l+1। ये फॉर्मूला है m के लिए, मैंने नोट्स में भी लिखाया था, m = 2l+1। अभी आप, तो मैं 4-5 सवाल आपको कराऊंगा तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। m का मान 2l+1, तो l का मान 3 है, तो m के कितने मान होंगे, टोटल वैल्यू, l के टोटल वैल्यू कितनी होंगी आपके, 2 × 3 + 1, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 7 वैल्यू। m की टोटल वैल्यू कितनी होंगी, 7 वैल्यू। और वो वैल्यू कहां से कहां रेंज करेंगी,
प्लस एल से लेके कहां तक, माइनस एल तक रेंज करेंगी। मतलब एल का मान कितना है यहाँ पे, जब एल का मान आपका 3 है ना, तो मतलब +3 से लेकर -3 तक क्या करेंगी, रेंज करेंगी। अगर आप +3 से -3 वैल्यू गिने तो वो कितनी वैल्यू होंगी, 7 वैल्यूज होंगे। अब मैं करा के दिखाता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गया आपका +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3 हो गया। टोटल वैल्यूज कितनी है, 7 वैल्यू है। पर इन 7 में से आपकी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे आपको 1 दे रखा है। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। तो m का मान कितना है, m का अगर 3m के लिए यहाँ पे m का मान कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसके लिए m का मान कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो +3, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता, तो मान लीजिए अगर मेरे पास 4f3 होता तो m का मान कितना होता है कि 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ता है मेरा। तो m किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है। तो उस समय वैल्यू कितनी होती, +1 वैल्यू होती। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो m का मान क्या है आपके पास, m का मान क्या है आपके पास +3, m का मान क्या है +3। और s का मान, अब देखिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ मुंह है इसका, तो +½ हो जाएगा, और नीचे की तरफ मुंह होगा तो क्या होगा, -½ होगा। तो s का मान क्योंकि ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली इस सवाल में ये सिर्फ 4s1 था, 4f था। अब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया था, 1 लगा दिया था, इसलिए ऑप्शन चेंज हुए थे। मतलब तब m की कैलकुलेशन बढ़िया से हो पा रही थी। आपको मैंने, ये पहला सवाल हो गया, उस पहले सवाल में आपको इस तरीके से क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब हो गया है दूसरा सवाल। अब जो दूसरा सवाल है उसको करता हूं मैं। ये पहला सवाल, आपको अपनी कॉपी पेन उठानी है, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपको वो क्वेश्चन क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करती रहनी है। अब हो गया है, which of the orbital has highest energy, निम्न में से किस कक्षा की सबसे ज्यादा ऊर्जा है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, 3 2 1 +½ बी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 400 + 400 +½ दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 300 +½ और चौथा ऑप्शन है आपका क्या, 311 +½ 311 +½ ये ऑप्शन है। अब सवाल समझो, पहले सवाल समझो। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, ये क्वांटम नंबर है, ये सब क्वांटम नंबर है, और क्वांटम नंबर से आपके पास ऑर्बिटल भी आते हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वो थी आपका अबाउ प्रिंसिपल। क्या था, अबाउ प्रिंसिपल। और अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता था कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। मतलब जो ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले वो भरेगा, उसके बाद जो जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में भरेगा। मतलब ऑर्बिटल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे उससे। और यहाँ पे हम अबाउ प्रिंसिपल में होता है आपका n+l रूल। तो जिसके लिए n+l का मान ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। मतलब जिसका n+l का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा। और यही वो हमसे सवाल में पूछ रहा है, n+l। बेसिकली आपको पता है पहले n है फिर l है, तो n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n+l कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 + 2, ठीक है जी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 0, क्योंकि ये है ना n और ये l है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 0। ये पहली वैल्यू l, देखो n l m और n, तो पहली वैल्यू l की है, दूसरी वैल्यू n l की है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 + 1। कैलकुलेट करो, ये कितना हो रहा है आपका, ये 5 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है
4 हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा n प्लस एल की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। n प्लस एल के मान सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब ये क्या है, ये सवाल आया था आपका अबाउ प्रिंसिपल से। एक तो तरीका ये है इस सवाल करने का, दूसरा तरीका ये भी है, आप अगर n और l की वैल्यू ने, ए ऑप्शन में n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, तो आगे से आप 3 लिखेंगे और पीछे से l। मैंने आपको बताया था, याद करो, l 0 1 2 और 3, 0 को क्या कहते थे s, 2 को, एक को p, d और f। ये याद करो, ये टेबल बताई थी ना आपको, ये टेबल l का मान। अब देखो L का मान 2 है, L का मान मतलब 2, तो ये 3d ऑर्बिटल है, पहला 3d है। दूसरा क्या है आपका, n का मान जब 4 है और L का मान का 0, तो L का मान 0 तो मतलब 4s है ये। तीसरा देखो आगे वैल्यू 4, n से आगे n हो गया आपका और s सबसे, मतलब देखो ये है आपका मेन शेल, ये मेन शेल है और ये L क्या है आपका, सब शेल है, मेन शेल और सब शेल। तीसरा मान क्या था 30, n का मान 3 था और L का मान कितना था, 0 था, तो कितना हो जाएगा 3s हो जाएगा। D क्या था आपका 3 1 था, 3 1 का मतलब क्या हो गया है आपका, n का मान 3 था और L का मान कितना था 1 था, तो L का मान मतलब ये क्या है 3p है। अगर आप देखेंगे 3d 4s 3s और 3p में सबसे बाद में कौन बनेगा, 3d बनेगा, क्योंकि इसका n प्लस एल का मान क्या है, n प्लस एल का मान क्या है, अधिक होगा। जिसका n की हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, जिसके लिए n प्लस एल का मान ज्यादा होगा, वो ऑर्बिटल क्या होगा, बाद में भरेगा। अब यहां से एक और सवाल, तीसरा सवाल है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तीसरा सवाल है कि जब n इज इक्वल टू 4 और L इज इक्वल टू 3, तो वो कौन सा ऑर्बिटल है। आपको ये बताना है, जब n का मान 4 हो और L का मान 3 हो तो वो कौन सा ऑर्बिटल है। ऑप्शन है आपके पास 4s, दूसरा ऑप्शन है 4p, तीसरा ऑप्शन है 4f और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्या, 4d। ये ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको एक बात बताऊं तो क्वांटम नंबर से 100% सवाल आता है किसी भी एंट्रेंस में, तो इसीलिए हम क्वांटम नंबर पे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। अब n का मान 4 है, l का मान 3 है, अभी आपको बस वही करना है, l का मान 0, l का मान 1, l का मान 2, l का मान 3, s p d और f। अब l का मान कितना है, 3 है, l का मान 3 किसके लिए आता है, f के लिए आता है, तो और करेक्ट आंसर क्या है, 4f क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई आपको। अगर मैं कहूं n का मान 5 है और l का मान 0 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो n का मतलब n का मान आप 5 लिखा, l का मान 0 कब है, s के लिए 4s है। और अगर मैं आपको कहूं कि n का मान 3 है और l का मान 1 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल, l का मान 1 मतलब p है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3p है। 3 सवाल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है। अब अगला सवाल है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, राइट डाउन। अगला सवाल है फॉर ईच वैल्यू ऑफ l द नंबर ऑफ ms वैल्यू, फॉर ईच वैल्यू ऑफ l द नंबर ऑफ m वैल्यू। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 2l, ऑप्शन बी है nl, ऑप्शन सी है आपका 2l प्लस 1 और ऑप्शन नंबर डी है आपका n माइनस एल। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 2l प्लस 1। कैसे, आपका सवाल क्या है, एम एल के प्रत्येक मान के लिए m के कितने मान हो सकते हैं, तो कितने मान हो सकते हैं, 2l प्लस। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 रखो। मान लो जब l का मान आपका 1 है तो m के कितने मान होंगे, इस फॉर्मूले में रखो 2 गुणा 1 धन 1 बराबर 3, m के 3 मान। और l का मान वो जब 1 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। l इज इक्वल टू 1 स्टैंड फॉर p, अभी बताया था ना आपको
तो P में कितने, मतलब देखो ये M का मान ये बताता है आपको कि कितने डब्बे बनेंगे। M का मान ये क्या बताता है, आपका ओरिएंटेशन बताता है कितने डब्बे बनेंगे। तो कितने डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे, +1 0 और -1, क्योंकि माइनस प्लस L से लेके -L तक 0 +1 0 और -1। बात समझ में आई यहाँ पे। M = 2L+1, तो करेक्ट आंसर क्या है, 2L+1। हाँ ठीक है। अब एक सवाल लिखो, सब सेल विथ लिखो। अगला सवाल है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल बताना है। छठवां सवाल है, सब सेल विथ, सब सेल जिसके लिए n = क्या है आपका, n = 6 है और L का मान 2 है, कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। कोई भी उपकक्षा, ऑप्शन देता हूं पहले तब बताता हूं सवाल क्या है आपके पास। 10 7 1 5, 10 7 1 5 ये ऑप्शन है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो सब सेल विद n, सब सेल जब n का मान 6 है और L का मान कितना है, 2 है, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी इसके लिए एक करके देखो इसको, ठीक है जी। तो अभी करके देखते हैं, n का मान 6 है, L का मान 2, तो फिर से वही L का मान 0, L का मान 1, L का मान 2, L का मान 3, S P और D। L का मान 2 मतलब D, तो ये कितना आया, 6D आया। वैसे तो 6D एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, 6D एग्जिस्ट नहीं करेगा, 6D ऑर्बिटल हो गया है। अब जो ये 6D ऑर्बिटल हो गया, D में मैक्सिमम कितने और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक उपकक्षा है जिसके लिए n का मान 6 है और L का मान 2 है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक और टेबल लिखो, ये नोट करो यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है, एस फॉर्मूला छोड़ो, एस में होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। और फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला की बोलूं तो 2 × 2l+1 फॉर्मूला होता है, 2 × 2l+1। दिस इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल, ये इसके लिए फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट सवाल अगर पूछ लिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4l+2, या फिर हम किसी किताब में इसको ऐसा भी दे देते हैं 4l+2, इसका भी यही मतलब है, क्योंकि 2 को मैं अंदर गुणा करूंगा ना, तो ये 2 × 2l कितना हो जाएगा 4l और +1 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, 4l+2, यही वो बात है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब एक और सवाल आता है आपके पास, एक और बढ़िया सवाल बताता हूं, नंबर ऑफ एंगुलर रेडियल एंड एंगुलर। बस देखो आपका पूछ लिया अगर आपने, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का सवाल है, अगर पूछ लिया उसने तो हो गया है आपका एंगुलर नोड। एक सवाल लिखो, एंगुलर नोड होते हैं L और रेडियल नोड। ऐसा सवाल उसने अभी तक पूछा नहीं है, तो ऐसे सवाल पूछने की संभावना रहेगी। एंगुलर नोड होता है n - l - 1, ये फॉर्मूला, बस कुछ नहीं है। ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले आपको लिखने हैं। ये हो गया है नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड। अब देखो, अब सवाल आता है आपका नंबर ऑफ, सवाल है 3D कक्षक, इंग्लिश हिंदी में लिख रहा हूं मैं, कक्षक के लिए एंगुलर और रेडियल नोड, एंगुलर और रेडियल नोड कितने होंगे। नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड फॉर 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल में आपके रेडियल और एंगुलर नोड आपको बताने हैं। 3D के लिए L का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर से वही बस L 0 1 2 और 3, S P D और F। तो D के लिए L का मान कितना होता है 2। तो एंगुलर नोड कितने हैं यहाँ पे भाई, एंगुलर नोड कितने होंगे मेरे, एंगुलर नोड हो जाएंगे 2 और रेडियल नोड निकाल सकता हूं मैं, रेडियल नोड निकाल सकता हूं मैं, रेडियल नोड कैसे निकलेंगे, n का मान कितना है, n का मान है 3, L का मान कितना है 2, ठीक है जी। और इसको 4f करो, तो 4 - 2 - 1 तो कितना हो जाएगा
1, एंगुलर नोड कितना होगा 1, एंगुलर नोड कितना, रेडियल नोड कितना होगा 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है n माइनस एल माइनस 1, n का मान l का मान और फिर उसमें से 1 हटा दिया है। ठीक है जी, ठीक है। अगला सवाल है इसी रेडियल और एंगुलर, देखो रेडियल एंगुलर से सवाल आ सकता है, रेडियल एंगुलर से सवाल आ सकता है। अगला जो सवाल है वो कह रहा है नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर 3p, नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल के लिए आपको नंबर ऑफ एंगुलर नोड बताने हैं। एंगुलर नोड 3p है ना, तो n का मान l का मान कितना होगा, p के लिए एक ही तो होगा। अरे p के लिए l का मान कितना होता है रे, एक ही तो होता है। तो एंगुलर नोड कितने होंगे यहाँ पे, एंगुलर नोड कितने होंगे, एक ही तो होगा। एंगुलर नोड कितना होगा, एक ही एंगुलर नोड होगा, जरा चेक करने दीजिए। एंगुलर नोड कितना होगा, एंगुलर नोड क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब हो गया है। अगला सवाल है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ये कथन है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर। दिस ये क्या है, हुंड रूल। एक ऑप्शन बी है पाउली, सी है अफबाउ और डी है ऑल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या नहीं हो सकते हैं, समान नहीं हो सकते। मान लीजिए अगर दो क्वांटम संख्याओं के किसी दो के लिए अगर मान लीजिए आपका n l m का मान अगर समान हो भी जाता है तो s का मान निश्चित तौर पे क्या होगा, अलग होगा। ये क्या कहलाता है, हुंड का, ये क्या कहलाता है, पाउली, हाँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। अब अगला ये बढ़िया सवाल है, क्वांटम नंबरी से एक और सवाल करा रहा हूं, अब देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है h कट अपॉन 2 अंडर रूट l इंटू l+1। दिस इज फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब आपको मैं अगर वो आपसे एग्जाम में पूछे, देखो कुछ नहीं करना है, अगर आपसे पूछे कि 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम का मान कितना होगा, तो फॉर 3D के लिए l का मान कितना होगा 2, l का मान कितना होगा 2। इस फॉर्मूले में मैं रख सकता हूं h कट अपॉन 2 कुछ नहीं करना है मुझे, अंडर रूट 2 गुणा 2 प्लस 1, तो l बराबर कितना हो जाएगा h कट अपॉन 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 दूना, अरे कितना होगा ये 3 दूना 6 रूट 6। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं 4s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर 4s इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे, 4s के लिए l का मान कितना होगा 0, तो h कट का मान कितना होगा, l का मान कितना होगा h कट अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 1, और ये सब 0 हो जाता है। लिखो एक और पॉइंट लिखो कि 4s के किसी भी इलेक्ट्रॉन के s ऑर्बिटल के लिए कोणीय संवेग का मान 0 होता है। हाँ, अगर वो आपसे पूछे, ठीक है जी, ठीक हो गया है। अब आपसे एक और सवाल वो पूछ सकता है, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोटोप्स पे एक सवाल पूछ सकता है। अच्छा, एक और सवाल, एक और पॉइंट है, देखो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जितने नॉन आइसोटोप हैं, मतलब दो, उनमें से रेडियो एक्टिव एक कार्बन का C14 रेडियो एक्टिव है, और ये इसका हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव है। ये भी बढ़िया सवाल है कि कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है। C14 रेडियो एक्टिव है, 666 C14 रेडियो एक्टिव है, और 1s3 प्रोटियम जो है वो भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है जी। अब आपसे अगर उसने पूछ लिया कि देखो एक और बात
यहां से एक और सवाल सबसे पहले आता है आइसोटोप। आइसोटोप 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 होता है आपका समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोवन है, 3 आइसोटोप है। कौन कौन से, 1H1 1H2 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। कार्बन के भी 3 आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 आइसोटोप है। 6 6 6। अगर इन तीनों का देखेंगे, इन तीनों में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो इनकी आइसोटोप, एक बात याद रखो, आइसोटोप के रासायनिक गुणधर्म सेम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोटोप की, सेम होती है, लेकिन 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 फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जबकि समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग या डिफरेंट होते हैं। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है जी। इसमें तो अभी मैं सवाल कराऊंगा इन पर। आइसोटोप के बारे में इतनी खास बात थी। अब आते हैं हम आइसोबार। आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन 3 चीजें बतानी है मुझे। दूसरा है मेरे पास क्या, आइसोबार। आइसोबार क्या हुआ, बेसिकली आइसोबार में एटॉमिक, इसको कहते हैं हम संभारी, हिंदी में कहते हैं संभारी, जिनका भार समान होता है। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या होगा रे, डिफरेंट होगा। और एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। बेसिकली इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, बट नंबर अभी इसमें करते हैं। जैसे हाँ ठीक है, जैसे हो गया है आपका आर्गन और कैल्शियम। आर्गन कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास 40 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है, कैल्शियम का 20 है। तो ऐसे तत्व जिनके प्रमाण देखो, ऊपर वाला अगर सेम है, एटॉमिक मास सेम है, तो वो आइसोबार संभारी कहलाता है। इनके फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, भौतिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और इनके केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।